हेलो कक्षा 12 के छात्र, आज हम फिर से नागरिक शास्त्र के टॉपिक में दोहरे सर उपस्थित हैं। हमारा जो पाठ चल रहा था नियोजित विकास की राजनीति, जिसका मतलब था कि देश के आज़ाद होने के बाद हम देश का विकास कैसे करें। तो इसके लिए हम और पढ़ा चुके थे। इसमें एक योजना आयोग बनाया गया, एक जिसको कहते हैं ना प्लानिंग कमीशन, जिसका कार्य था कि हम विकास की कैसी योजना बनाएं। उदाहरण के लिए हमें घर में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और हमारे घर में आमदनी सीमित है। मान लो किसी के यहाँ खेती से पैसा आ रहा है, किसी के यहाँ नौकरी से आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड पैसा आ रहा हो, उसकी भी निश्चितता है कि उतना ही पैसा आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी घर की सारी आवश्यकताएं एक साथ पूरी नहीं हो सकती हैं। तब हमें क्या करना होता है, हम ज़रूरी चीज़ें और गैर ज़रूरी चीज़ों में बांटते हैं। तब हम घर के बजट का प्लान करते हैं। इसी प्रकार सरकार भी देश के विकास के लिए प्लान के लिए उसने योजना बनाई, जिसका नाम है योजना आयोग। पिछले साल अपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी थी। क्या आप बता सकते कि योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र किताब में कहीं नहीं है, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। मतलब एक अलग आयोग बनाया गया था, ये संविधान में इसका वर्णन नहीं है। योजना आयोग की स्थापना वर्ष मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की थी। यह आयोग एक सलाहकारी की भूमिका निभाता है। हमको सिफारिशें इसकी प्रभावकारी हो पाती हैं तब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी, उसमें उसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य कैसी समाज रचना को बनाते बचाते लोगों को भलाई के लिए प्रयास करेगा, जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी सभाएं संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हों। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि नंबर 1, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि इससे सर्वसामान्य की भलाई हो। और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य को भलाई हो। अब इसकी जगह आपने देखा हो, जो नई सरकार आई है 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने योजना आयोग की जगह एक नया आयोग बनाया, जिसका नाम है नीति आयोग। इसका गठन 2015 में जनवरी में हुआ था और इसका उद्देश्य संरचना को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा आगे डिटेल में। वैसे तो उद्देश्य लगभग वही हैं कि जो योजना आयोग के थे, कुछ परिवर्तन के साथ मतलब इसमें बदलाव किया गया है। हम देखें कि शुरुआती कदम योजना आयोग द्वारा जो किए गए, सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना और इसके पीछे एक सादा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी, जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्चे की योजना होगी और इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा गैर योजनागत व्यय, जिसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर खर्च करना था। जिसका मतलब होता है गैर योजना माने जिसकी कोई प्लानिंग नहीं, जैसे अचानक अभी हमारे यहाँ ये कोविड-19 महामारी कोरोना बीमारी आ गई, तो अचानक सरकार को पैसे खर्च करने पड़े। इसके लिए कोई प्लान तो पहले से था नहीं, अचानक पैसा खर्च हो रहा है, तो ये कहलाता है गैर योजनागत व्यय, ये रोज़ के खर्चों के लिए। दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय, योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना होता है। जिसका मतलब होता है कि
कोई भी कार्य योजना बना करके कार्य करना कि हमें इस अगले आने वाले वित्त वर्ष में कितना विकास करना है। जैसे कितने नए विद्यालय बनाना है, कितने नए आईआईटी बनाना, कितने नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है, आदि आदि, कितने नए गांव का विकास करना है, कितनी नई सड़कें, इस प्रकार का। तो ये योजना बना करके काम किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इस साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इस देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। मतलब उस पर काफ़ी बहस हुई, क्या सही है, क्या गलत है। उद्योगपति नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपनी चरम पर पहुंच गई और 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 66 में होनी थी, लेकिन इस वक्त नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। उस समय सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर के विराम देने का फैसला किया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकता और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आईं, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। हम देखें पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 की, इसमें कोशिश थी कि देश की गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी। पहली योजना का उद्देश्य क्या था? लक्ष्य था कि हम कैसे गरीबी के मकड़ जाल से निकलें। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों के एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया, माने खेती के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि इसी से लोगों का पेट भरा जा सकता है। इसी योजना के अंतर्गत बांध बनाए गए, सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, माने पैसा खर्च किया गया और बड़े बड़े बांध बनाए गए, उनसे नदियाँ, नहरें निकाली गईं और उसका फ़ायदा हुआ कि हमारी सिंचाई से जो है ना खेती बढ़ी और उसका परिणाम हुआ कि अच्छा उत्पादन हुआ। तो विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। वाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास की सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया, उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य था राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का, कि कैसे देश की आमदनी बढ़े। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो, मतलब बचत ज़्यादा हो, खर्चा कम हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार बहुत कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 60 के दशक से लेकर 70 के दशक तक शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल